हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं द वेल्थ मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि ये एक राय बनती दिख रही है कि मार्केट अब रिसेशन की तरफ बढ़ने वाला है। अब इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। इस कारण को या इस मार्केट के गिरते हुए कारण को हम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, सीधा अपसाइड अगर बढ़ता है, तो क्या कारण होते हैं। मार्केट को बुलिश रन देने के लिए तीन चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि जब आपके हाथों में या आम जनता या कंज्यूमर के हाथों में जब पैसे की आवक बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं या तो परचेज करने में उन पैसों को खर्च करता है या इन्वेस्ट करने में खर्च करता है। जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ता है या उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो मार्केट में सीधा इसका एक इम्पैक्ट दिखाई देता है। मार्केट इसे ग्रोथ काउंट करता है और अपसाइड बढ़ना शुरू हो जाता है। आने वाले समय में इस लिक्विडिटी में एक कंट्रोल लगने वाला है, यानी लोगों के हाथ में अब कैश कम होने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि आरबीआई ने कुछ दिनों पहले ये अनाउंसमेंट करी कि अब बैंक्स लिक्विडिटी को टैप करने वाले हैं। यहाँ टैप करने का मतलब है कि आने वाले समय में बैंक्स अपने कंज्यूमर को बेहतर इंटरेस्ट रेट देने वाले होंगे। जब कंज्यूमर को एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो उस पैसे को इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगाने के बजाय बैंक में इन्वेस्ट करना या बैंक में रखना ज़्यादा फायदे वाला सौदा समझेगा। और फिर ये कारण बन जाता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके कहीं और लगाए जाएंगे। तो ये पहला कारण है कि लिक्विडिटी, जिसके वजह से आने वाले समय में लग रहा है कि मार्केट रिसेशन की तरफ जा सकता है। बुल रन देने के लिए या बुलिश माहौल के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोअर इंटरेस्ट रेट। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही बैंक से अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार बैंक में पैसे रखने से बेहतर है मैं इसे इन्वेस्ट कर दूं। जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तो लोग पैसे को निकाल करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारे देशों के सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने ये एक कोशिश करी है कि आने वाले समय में वो बेहतर ब्याज दर करने वाले हैं, ज़्यादा ब्याज दर देने वाले हैं। जैसे ही वो ब्याज दर बढ़ा देंगे तो सिचुएशन बदल जाएगी, कहानी बदल जाएगी। यानी वो लोग अब तक जो स्टॉक मार्केट में रखते थे, अगेन वहाँ से पैसे निकाल करके बैंक में रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो मार्केट को एक बुल रन देता है, दैट इज़ लो इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कम होता है तो लोगों को लगता है कि उनके हाथों में पैसे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यूएस की बात करूं तो फिलहाल यूएस का इन्फ्लेशन रेट क्लोज टू 8.5% है। नवंबर में ये 7.5% था और ये कहा जा रहा था कि पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है नवंबर के मंथ में। जब ये नवंबर से अभी अप्रैल आने तक ये 1% से बढ़ गया है। और अगर मैं बैंक इंटरेस्ट रेट की बात करूं यूएस में, तो क्लोज टू 0%, यानी या तो आपके पैसे ऑलमोस्ट उतने रहने वाले हैं या नॉमिनल इंक्रीज होने वाला है आपकी वेल्थ में। और इस तरीके की सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स या वहाँ की जो फिनांस को गवर्न करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, जैसे यूएस में फेड है, इंडिया में आरबीआई है, ये कुछ ना कुछ मेजर्स, कुछ ना कुछ कंट्रोल्स रखते हैं। फेड से आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो बैंक्स को ये बोलेंगे कि अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं, जो कि फिलहाल 0 के आसपास में है, इसे बढ़ाया जाए। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा और मार्केट से आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे या आपको ऐसा लगने लगेगा कि बेहतर है कि मार्केट से निकल करके एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें, तो ऑटोमेटिकली मार्केट से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे और मार्केट एक साइड में गिरने को हो सकता है। मार्केट में कोई भी ये नहीं बता सकता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। हाँ, पास्ट के परफॉर्मेंसेस, पास्ट के एनालिसिस, पास्ट के रिकॉर्ड्स को देख करके एक इंटरप्रिटेशन ज़रूर बनाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। और फिलहाल पास्ट के चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं और मार्केट रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगेन एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मार्केट गिरने वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट कल गिरने वाला है या अगले कुछ हफ्तों में गिरने वाला है। ऐसा नहीं होता है। मार्केट ना तो अचानक से उठता है, ना तो अचानक से गिरता है। मार्केट हमेशा लॉन्ग रन में बिलीव करता है या लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक्ट करता है। सो मार्केट अगर गिरना भी होगा तो इसमें समय लगेगा, कुछ क्वार्टर्स लगेंगे, मे बी 1 साल या 2 साल का पीरियड लग जाए, लेकिन डेफिनेटली स्लोली ये एक साइडलाइन लेने वाला है जो आने वाले समय में दिख सकता है।
अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए अगर मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूं तो उसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि जो फिलहाल सिचुएशन रशिया और यूक्रेन का तकरीबन 50 दिन के आसपास में हो चुके हैं, वॉर जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी तरफ से कुछ न कुछ ऐड करने वाली सिचुएशंस को और बुरा करने तरीके की स्टेटमेंट्स इशू हो रही हैं। अभी यूएस ने बोला कि यूक्रेन को और ज़्यादा फाइनेंशियल एड्स भी देगा और एमुनेशंस और आर्म्स भी देगा। अगेन ये रशिया को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। रशिया अपने आप को सुपर पावर पोर्ट्रे करना चाहता है, यूएस अपने आप को सुपर पावर पोर्ट्रे करना चाहता है, और इस बीच में या इन दोनों ही चीज़ों के वजह से इकोनॉमी सफ़र करने वाली है। चलिए समझते हैं कैसे। तो जहां पिछले कुछ दिनों से हम सब ने देखा कि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट लगा दी, या फिर एक ये बोलूं कि मैं रोक लगा दिया बहुत सारी चीज़ों पे। अब रशिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर यूएस बहुत सारे चेक्स लगा देता है तो रशिया को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि रशिया का जो फॉरेन करेंसी में जो इनकम होती है उसका एक मेजर सोर्स है उसके नेचुरल रिसोर्सेज, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए जो यूरोप को वो देता है। सो 60% ऑफ यूरोप का जो फ्यूल का कंजम्पशन की पूर्ति होती है वो रशिया के सोर्सेज से होती है। तो जैसे ही यूरोप अगर रशिया से सैंक्शंस लगाता है तो रशिया भी पीछे हटने वाला नहीं है। सो रशिया ने जो अब विकल्प तलाशा है वो है कि रशिया ने अब ये बोल रखा है कि आप यूरोप हो या कोई और देश हो, जो भी अब रशिया से परचेज करेगा उससे जो पेमेंट है या तो रूबल, जो कि रशिया की करेंसी है, या तो रूबल में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी या गोल्ड में। इस तरीके के ट्रांजैक्शन से जहां रशिया स्ट्रांग होता जाएगा यूएस का कंट्रोल उतना ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे लोग डॉलर से हट करके किसी और ऑल्टरनेटिव सोर्स पे डिपेंडेंट होते जाएंगे या ऑल्टरनेटिव सोर्स को यूज़ करेंगे वैसे वैसे डॉलर कमज़ोर होता जाएगा। दूसरी चीज़, रशिया ने कुछ समय पहले स्विफ्ट पे भी रोक लगा दिया। स्विफ्ट के कॉन्सेप्ट को बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली ये एक तरीके का इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है, यानी दो देशों के बीच में अगर पैसों का आदान प्रदान होना है, एक को लेना है दूसरे को देना है, तो इसमें ये बीच का रोल प्ले करता है। यानी एक कंट्री यूएस अगर है तो वहां से डॉलर जो है वो स्विफ्ट के पास आएंगे, वहां पे फिर जिस कंट्री में पेमेंट करनी होगी उसके नेटिव करेंसी में अगर पेमेंट होनी है तो इस बीच का जो रोल प्ले करता है वो स्विफ्ट करता है। स्विफ्ट को यूएस बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ऑल्दो स्विफ्ट यूएस का प्रोडक्ट नहीं है, यूएस की कंपनी नहीं है, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट नाटो और अलाइड नेशंस का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इस पे बहुत हद तक यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल है। यानी होता वही है जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका चाहता है। तो अमेरिका ने स्विफ्ट पे कंट्रोल लगा दिया, यानी चेक्स लगा दिए कि अब ये संस्था रशिया में पेमेंट करने के लिए किसी तरीके का रोल प्ले नहीं करेगी। इससे दूसरे देश यानी जैसे चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना ने एक इससे लेसन सीखा। रशिया ने तो ऑफकोर्स सीखा समझा, रशिया के अलावा चाइना ने भी एक इससे लेसन लिया, और अब जो चाइना है वो जो कि अपने आप को एक सुपर पावर बताना दिखाना चाहता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है, उसने एक अपना ही सिस्टम बना लिया है और उस पर इस तरीके की डिपेंडेंसी अपने कंट्री के ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़ाता जा रहा है जिसमें स्विफ्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी अब चाइनीज़ गुड्स की अगर प्रोक्योरमेंट कोई कंट्री करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू ही हो, यानी स्विफ्ट के अलावा एक दूसरा ऑल्टरनेटिव आ चुका है जो कि चाइना में पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। तो अगेन एक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कंसर्न है कि उसका दूसरा ये प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट जिस पे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उससे लोगों का मुंह भंग हो रहा है, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ लोग देख रहे हैं। तो ये तमाम कारण हैं जो कि एक इंडिकेशन देते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आने वाले समय में बहुत सारे इस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं। शॉर्ट रन में वैसे किसी तरीके का स्ट्रेट अवे प्रेडिक्शन किया भी नहीं जाता है और कोई सीधा कोरिलेशन भी नहीं होता है। अगर मैं इसको और एक आसान भाषा में आसान एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट रन में कभी सीधे सीधे आप कोरिलेट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे इकोनॉमी में जैसे जब पैंडेमिक आया था बहुत बुरे दौर से हम सब सारे देश सारी दुनिया गुजर रही थी, और उस टाइम पे जब शुरुआत के दौर में एक वक्त ऐसा आया था जब लगा था मार्केट टोटली क्रैश कर जाएंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में जब हम पैंडेमिक के मिड में होते हैं और पैंडेमिक और बुरे तौर से फैल चुका है
उस टाइम पे मार्केट्स अब जाना शुरू करते हैं। इसका सीधा रिलेशन कोई होता है नहीं, लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस क्या कहता है कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही है उस टाइम पे मार्केट का सीधा अपसाइड बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मार्केट बढ़ा। और अब जब हालात सुधरते दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि हाँ सारी चीज़ें सुधर गई हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल होती दिख रही हैं, और आइडियली अब हमें सोचना चाहिए कि मार्केट अप जाना चाहिए। यानी सिचुएशंस जब सुधर गई हैं तो मार्केट डेफिनेटली अप जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे देखा जाए तो चीज़ें इसके उलट हैं। यानी अब वो दौर आ चुका है या आने वाला है जब मार्केट कुछ क्वार्टर्स, कुछ महीनों या इनफैक्ट एक साल के अंदर रिसेशन वाले दौर में, या एटलीस्ट रिसेशन नहीं तो एक साइडवे या एक कंट्रोल जोन में जाने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें डेफिनेटली बताएं। आपको लगता है इसमें कुछ और इनपुट्स डाले जा सकते हैं, कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जा सकती है, डेफिनेटली आप बताएं आपकी क्या राय है। आप अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। जब तक हम किसी और नए वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूँ ही कमाते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ नया सीखते रहें। Until next video, bye bye and take care.